हेलो दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूपीएससी प्रीलिम्स में हमारा जो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसके टॉपिक्स हैं। और कहीं ना कहीं ये इंटरलिंकेज होंगे हमारे ज्योग्राफी से, हमारे समाज, भारतीय समाज वाले टॉपिक से। तो हम जानेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में सरकार ने पोषक तत्वों पर सब्सिडी के लिए रबी और खरीफ मौसमों के विभिन्न पोषक तत्वों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी देने को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है। तो रबी मौसमी वर्ष के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर के लिए मंजूरी दे दी गई है कि इन पर हम सब्सिडी देगी सरकार। और खरीफ के मौसम के लिए फास्फोटिक और पोटास के उर्वरकों के लिए दी गई है सब्सिडी। तो एक इसमें पीटी का क्वेश्चन ये बन सकता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का जो आदर्श अनुपात होता है वो होता है मतलब जिसमें इसको डालना चाहिए, लेकिन आजकल भले ही लोग इसका अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। तो ये है 4:2:1। एनपीके जो है इंपॉर्टेंट मानी जाती है, फर्टिलाइजर होते हैं ना, तो इनका आदर्श अनुपात ये है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसमें दो प्रकार की फसलों का जिक्र है। तो ये हमारा सीधे सीधे ज्योग्राफी से जुड़ रहा है टॉपिक। खरीफ की फसल वही होती है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून में बोई जाती है। ठीक है। और रबी की फसलों के लिए वही अक्टूबर में शुरू होती है सर्दियों के टाइम पे, और गर्मियों के टाइम पे काटी जाती है। खरीफ की फसल गर्मियों के टाइम पे शुरू होती है, सर्दियों के टाइम पे काटी जाती है। ठीक है। और खरीफ की फसलों की विशेषता यह है कि ये फसलें वर्षा के प्रतिरूप पर निर्भर करती हैं, और रबी की फसलें इन फसलों पर वर्षा का ज़्यादा असर नहीं पाया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल में अगर देखें तो खरीफ की फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, मूंगफली, दालें, अरहर और चना शामिल है, जबकि रबी की फसलों में गेहूँ, चना, मटर, जौ इत्यादि शामिल है। ठीक है। और अगर बात करें खरीफ की फसलों की तो इन्हें उगाने के लिए बहुत अधिक जल और उष्ण मौसम की आवश्यकता होती है, लेकिन इनके लिए नहीं होती है, रबी वालों के लिए। फिर आती है एक तीसरी प्रकार की जायद की फसलें। बुआई और कटाई मार्च जुलाई में होती है। रबी और खरीफ के बीच की फसलें होती है। फसल भी क्या क्या इनको व्यावसायिक फसलें होती है, जैसे मौसमी फल हो गया, सब्जियां हो गया। ठीक है। तो इसमें यही है मेन मुद्दे। और जो इससे संबंधित मुद्दे चल रहे हैं वही है, पर्यावरण लागत इनकी बढ़ रही है, ब्लैक मार्केटिंग इनकी लगातार हो रही है, इनका लगातार दुरुपयोग हो रहा है, और विभिन्न प्रकारों में असमानताएं बढ़ रही है किनके कारण, सब्सिडी के कारण। तो इसलिए सरकार चाह रही है कि इन पे ना प्रॉपर एक केंद्र द्वारा निर्धारित सब्सिडी हो। तो ये मेंस के टॉपिक हैं, अगर पीटी में कुछ पूछना होगा तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आता है एक और इकोनॉमी दूसरा टॉपिक चल रहा है, लुईस मॉडल। वर्ष 1954 में प्रस्तावित लुईस मॉडल चीन के लिए सफल साबित हुआ, परंतु कृषि से टेक्नोलॉजी मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन में संक्रमण के दौरान चुनौतियों का सामना करने के कारण भारत इसके क्रियान्वयन से जूझ रहा है। लुईस मॉडल है क्या? वही अर्थशास्त्री विलियम ऑर्थन लुईस ने श्रम की असीमित आपूर्ति के लिए आर्थिक विकास को प्रस्तावित किया था। इस कार्य के लिए लुईस को वर्ष 1979 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मॉडल के सार ने सुझाव दिया कि कृषि में अतिरिक्त श्रम को विनिर्माण क्षेत्र में पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। इसके लिए श्रमिकों को कृषि क्षेत्र से दूर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त मजदूरी का प्रस्ताव देना आवश्यक है। मतलब उन्होंने कहा था कि अगर हमें ना है श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाना है, या फिर हमें अपने श्रम को तेजी से तेज कार्य करवाना है, तो हमें कहीं ना कहीं कृषि से छुड़ाकर उन लोगों को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ उनको ध्यान देना होगा। यानी कि जैसे नए नए उद्योगों का निर्माण में, जैसे कार वगैरह बनाना, टेक्नोलॉजीज का निर्माण करना, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, मतलब जहाँ कहीं उत्पादकता हो कृषि को छोड़ के, हमें कहीं ना कहीं उनको उस साइड और आकर्षित करना होगा उन श्रमिकों को। और इसके लिए हमें आवश्यक है कि हमें उन्हें अतिरिक्त मजदूरी देनी पड़ेगी। चीन में तो ये मॉडल सफल रहा, लेकिन भारत में कहीं ना कहीं इससे समस्या उत्पन्न हो रही है। चीन में इस मॉडल का अनुप्रयोग सफल रहा। चीन के एक दोहरे ट्रैक दृष्टिकोण का उपयोग किया, जिससे अपनी जनसंख्या लाभ और अधिशेष ग्रामीण श्रम का उपयोग करते हुए राज्य की योजना के साथ बाजार की शक्तियों को जोड़ा। भारत के संदर्भ में क्या है, कृषि भारत में ऐतिहासिक रूप से पहले से ही रही है। अपेक्षाओं के विपरीत इस बदलाव से मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ, जिसने रोजगार के हिस्से में केवल मामूली वृद्धि का अनुभव किया है। मतलब भारत में कुछ ज़्यादा इसमें प्रभाव देखा नहीं गया। भारत में कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहा ये मॉडल। ठीक है। भारत में कई समस्याएं, एक तो बेरोजगारी समस्या, जनसंख्या ज़्यादा है, तकनीक मतलब हमारे श्रमिक भी इतने तकनीकी रूप से वो नहीं है, कौशल नहीं है। और दूसरी प्रकार हमारे समस्या क्या है कि हमारे व्हाइट कॉलर जॉब को ना हमेशा से महत्व दिया जा रहा है ब्लू कॉलर जॉब से। व्हाइट कॉलर जॉब क्या होती है? अब जॉब्स के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है। व्हाइट कॉलर जॉब में आता है प्रशासनिक कार्यकारी पद वाले व्यक्ति, और ब्लू कॉलर जॉब में आते हैं ये श्रमिक, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर इत्यादि। हमारे यहाँ क्या होता है कि शारीरिक श्रम से ज़्यादा प्रशासनिक श्रम को महत्व दिया जाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसमें चुनौतियाँ हैं। तो सरकार द्वारा प्रयास यही किए जा रहे हैं, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम चलाई जा रही है, पेलाई स्कीम चलाई जा रही है, पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान चलाया जा रहा है, भारतमाला परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ताकि हमारे विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। फिर एक तीसरा टॉपिक चला था इस बार चर्चा में, बायोडायनोमिक्स। बायोडायनोमिक्स क्या है? वर्ष 2024 में प्रमुख प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं यथा भारत, रूस, यूके, यूरोपीय संघ और अमेरिका में चुनाव के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में बायोइकोनॉमिक्स एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बना गया है। बायोडायनोमिक्स एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग अमेरिका में बाइडेन प्रशासन द्वारा लिए गए किसी भी नीति निर्णय को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। मतलब जो बाइडेन के द्वारा जो भी नीति निर्माण किया जाता है, उनको उससे संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनके लिए बायोइकोनॉमिक्स का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। बाइडेन इकोनॉमिक्स में ऐसी नीतियां शामिल होती है जो अमेरिका के भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचों में सुधार कर सकती है, चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों पर इसकी व्यापक निर्भरता को कम करती है। मतलब अमेरिका के उसमें कहा गया है, ठीक है। उसके बाद है रिग इकोनॉमिक्स। रिग इकोनॉमिक्स पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा स्थापित आर्थिक नीतियों को संदर्भित करती है। अब इसमें ट्रिकल डाउन सिद्धांत की बात आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रिकल डाउन सिद्धांत के अनुसार धनी लोगों की संपत्ति में वृद्धि करने पर वे अधिक व्यय करेंगे, जिससे पूरे समाज में वित्त तरलता बढ़ेगी, परिणाम स्वरूप वित्तीय समावेशन बढ़ेगा। ट्रिकल डाउन इकोनॉमी में पता क्या होता है कि ऊपर से नीचे की ओर आता है चीज़ें। यदि मतलब जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो इससे रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों के घर में खाना मिलेगा, खाना मिलेगा तो इससे गरीबी दूर होगी। कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे की ओर अप्रोच है, डाउन अप्रोच है ये। डाउन अप्रोच में अगर ऊपर वाले को लाभ होगा तो उससे नीचे वाले को लाभ होता है, ये कहीं ना कहीं ये अप्रोच है, ठीक है। उसके बाद है, अगर हम बात करें एक श्रमिक उत्पादकता, इसमें चर्चा में चली थी। श्रमिक उत्पादकता ये मेंस का टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट शायद पीटी के लिए ना हो। उसके बाद है गिग श्रमिक और न्यूनतम वेतन नीति। मतलब हाल ही में कहीं ना कहीं बात चल रही है जो गिग श्रमिक होते हैं। गिग श्रमिक अर्थव्यवस्था में एक ऐसे श्रम बाजार को संदर्भित करती है जो स्थायी रोजगार के विपरीत अल्पकालिक, यानी कि कह सकते हैं हम जिसको संविदा पे या कुछ समय के लिए फ्रीलांस के रूप में कार्य करते हैं। जैसे जोमेटो के जो वो होते हैं वर्कर होते हैं, या फिर जो फ्रीलांस वर्क करते हैं, जो फिर पार्ट टाइम वर्क करते हैं, उस टाइप के होते हैं। तो कहीं ना कहीं असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं, असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ता होते हैं। इनके लिए वेज वगैरह निर्धारण नहीं है, तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठ रही है कि इनके लिए भी एक निश्चित मजदूरी का विकल्प रखा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से जो है हम आज अपने टॉपिक्स को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।